हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बेसिक इंडियन जीके। अगर आप सभी एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर देखा होगा। और अगर आपने उनको एनालाइज किया है तो आपने पाया होगा कि उनमें काफी सारे बेसिक इंडियन जीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमने भी उनको एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया कि हमें आप सबके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। और तभी से इस सीरीज पर हम काफी सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अब तक वो सारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप आई बटन पर क्लिक करके उन सारे एपिसोड को जरूर देख लीजिए। और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में। तो अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो और एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में। इंडिया में बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है और ये यूनेस्को क्या होता है? तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके टाइटल को समझ लेते हैं। तो आज का हमारा टाइटल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अब काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइटल को नहीं समझ पाते, अपने टॉपिक के टाइटल को नहीं समझ पाते और डायरेक्टली डिटेल में जंप कर जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको डायरेक्टली टॉपिक के अंदर जंप नहीं करना है। पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आप पढ़ने वाले हो, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस टाइटल का मतलब क्या है। क्योंकि अगर आप टाइटल को समझने से स्टार्ट करते हो तो ये आपके माइंड में एक स्टोरी क्रिएट कर देता है जिससे आप उसको बहुत लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम हेरिटेज साइट का मतलब समझ लेते हैं। तो देखिए हेरिटेज साइट क्या होता है? कोई भी ऐसी साइट जिसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जिसका कल्चरल इंपॉर्टेंस है और जिसका आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है। तो अगर ऐसी कोई भी साइट है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको हम कहते हैं हेरिटेज साइट। क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे हेरिटेज साइट्स। तो हेरिटेज साइट्स के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ताजमहल आपका एक हेरिटेज साइट है, रेड फोर्ट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, आपका फतेहपुर सीकरी हो गया और इसके अलावा भी काफी सारे साइट्स हैं, राइट। और हमारे पास टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब आज हम सारे हेरिटेज साइट्स को कवर नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 18 हेरिटेज साइट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब दूसरा वर्ड हम समझ लेते हैं कि ये यूनेस्को जो लिखा है, इस यूनेस्को का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम यूनेस्को की फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। तो यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो आई होप कि आप सभी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ गए हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, इसका क्या मतलब है कि इंडिया के अंदर जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को प्रोटेक्ट कर रहा है, आज हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ताजमहल। आप चाहे इंडिया से हो या दुनिया के किसी भी कोने से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने कभी ताजमहल का नाम ना सुना हो। ताजमहल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट किया जाता है और ये आगरा में लोकेटेड है। अब अगर हम ताजमहल की बात करें, थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। एंड पहला कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को होता है वो ये कंफ्यूजन होता है कि सर मुमताज महल, ये जो नाम है क्या ये एक नाम है या कोई एक मौजिलम है या कोई एक टूम है? तो देखिए
मुमताज महल मुमताज का पूरा नाम है। काफी बार लोग महल को सरनेम नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है ये एक महल है, एक पैलेस है, एक मौजिलम है, बट ऐसा नहीं है। शाहजहां की पत्नी का पूरा नाम मुमताज महल था और इसीलिए हम उनको मुमताज महल के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उस महल का मतलब ताजमहल है या कोई और महल है, उनका नाम ही मुमताज महल है। तो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। बहुत ही ज्यादा वो उनसे प्यार करते थे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिकॉग्निशन की। तो अगर हम इसके यूनेस्को रिकॉग्निशन की बात करें तो ये इंडिया के सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस में आता है और 1983 में इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया था और 1983 में ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। अगर हम बात करें इसके हेरिटेज टाइप की तो इसका हेरिटेज टाइप है कल्चरल साइट। ये कल्चरल साइट है, ये इंडिया के हिस्ट्री, इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं और इसीलिए इसको यूनेस्को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसका क्या मतलब होता है? अगर कोई भी साइट अगर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसका मतलब है कि उस साइट को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट कर रही है और उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है, उसको कंजर्व करेंगे, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो जितनी भी हेरिटेज साइट्स होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम है आपका यूनेस्को का। चलिए अब अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो उत्तर प्रदेश स्टेट में ये आपका पड़ता है और अगर हम सिटी की बात करें तो आगरा में ये आपको देखने को मिलता है। तो आगरा में यमुना रिवर के किनारे पर बना हुआ एक बहुत ही सुंदर मौजिलम है और हर साल करोड़ों की तादाद में लोग इसको देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। अब कुछ नोटेबल फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम नोटेबल फैक्ट्स के बारे में बात करें तो लगभग 20,000 से भी ज्यादा आर्टिजन्स ने इसको बनाने का काम किया। अब देखिए 20,000 आर्टिजन्स के बारे में अगर बात हो रही है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात ना की जाए। अक्सर आप सबने भी सुना होगा कि शाहजहां ने उन सारे आर्टिजन्स के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने इसको बनाया। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये एक मिथ है, ये कोई भी वेरीफाइड या कोई भी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा होने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो आप सबने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर सुना होगा अपने बचपन में या कहीं ना कहीं पर आपने किसी को मेंशन करते हुए देखा होगा कि जब शाहजहां ने ताजमहल बनवाया तो ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ शाहजहां ने कटवा दिए थे। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, ये एक मिथ है और ये काफी सालों से फैला हुआ आ रहा है। इस बारे में कोई भी ऑथेंटिकेटेड और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आज तक नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको बनाने में कितना टाइम लगा। तो लगभग 22 साल के आसपास अप्रोक्स बोलेंगे, एग्जैक्ट ईयर कोई भी नहीं आपको बता सकता कि इस डेट से स्टार्ट हुआ और इस डेट पर खत्म हो गया। एग्जैक्ट नहीं मान के चलते, हम इसको अप्रोक्स मानते कि अप्रोक्स 22 ईयर्स में इसको बनने का टाइम लगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना भी चाहते हैं और उनको पता भी होना चाहिए कि ताजमहल के अगर हम चीफ आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे और इसके साथ में उस्ताद ईशा खान वो इनके असिस्टेंट आर्किटेक्ट थे। और अब हम बात करें कि फिलहाल रिसेंट में इसका कोई अपडेट है। अगर रिसेंट अपडेट के बारे में बात करें तो वो क्या है, तो देखिए ताजमहल को अगर आप देखें तो एक वाइट मौजिलम है, इसका जो मार्बल है वो एकदम वाइट था। आज के टाइम में ये प्योर वाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि आगरा में एयर पॉल्यूशन की वजह से इसका कलर डे बाय डे येलो होता जा रहा है। और अब ताजमहल क्योंकि येलो होता जा रहा है तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ताजमहल जब येलो होना स्टार्ट हुआ, इसका कलर चेंज होने लगा, तब TTZ को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ताज ट्रेपेजियम जोन। ताज ट्रेपेजियम जोन क्या है? ताज ट्रेपेजियम जोन एक ऐसा जोन है, एक ऐसा ट्रेपेजियम है, एक ऐसा एरिया है
कि जिसके अंदर आप कोई भी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं बना सकते हो। अब वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री किस टाइप की है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसके अंदर सारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज हम नहीं बना सकते। तो आप टीटीजेड के अंदर कोई भी ऐसा इंडस्ट्री नहीं बना सकते, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा फैक्ट्री नहीं बना सकते जिसमें आप किसी भी फ्यूल को जलाते हैं। अगर हम फ्यूल की बात करें तो आगरा में आप जानते हो कि आगरा में पेठा का बिजनेस बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर किया जाता है। क्लियर? तो पेठे को जब बनाया जाता है और टीटीजेड के आने से पहले, टीटीजेड के आने से पहले जब पेठे को बनाया जाता था तो उसको बनाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, कोयला जलाया जाता था। अब उससे क्या होता था, हमारा एयर पॉल्यूशन। तो ऐसी फैक्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो टीटीजेड से बाहर बनाई जाए। तो चलिए हम शॉर्ट में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसके साथ ही ताजमहल का एक कंट्रोवर्सी आपने जरूर सुना होगा। एक कंट्रोवर्सी जिसमें आपने काफी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ताजमहल तेजो महल है, या ये एक टेम्पल है, या फिर काफी लोगों को सुना होगा कि ये एक मॉस्क है। कुछ इसको कुछ बताते हैं, कुछ लोग इसको कुछ बताते हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सीज चलती हैं उनके बारे में हम एज एन स्टूडेंट क्या समझ सकते हैं। तो देखिए, ये कंट्रोवर्सीज पॉलिटिकल होती हैं। यूनेस्को किसी भी हालत में किसी भी हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करेगा, वो इसको कभी भी टूटने नहीं देगा। ओके, तो ताजमहल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है आपका यूनेस्को। और केवल ताजमहल को नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितना भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम है यूनेस्को का। और यही वजह है कि हम ताजमहल को नहीं तोड़ सकते और इसको तोड़कर कोई और चीज नहीं बना सकते। अगर हम बात करें मोटिव्स की, काफी बार आपने कंट्रोवर्सीज में सुना होगा कि ताजमहल में हर तरह के मोटिव्स मिलते हैं। इंडियन स्टाइल से रिलेटेड मोटिव मिलेंगे, पर्शियन स्टाइल से मिलेंगे, मुगल आर्किटेक्चर के मोटिव्स मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इसके साथ ही ताजमहल को बनाने में पर्शियन स्टाइल को भी इंक्लूड किया गया है। मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ इंडियन स्टाइल को भी इंक्लूड किया गया है। अब क्योंकि इंडियन स्टाइल इसमें आ गया तो इसमें इंडियन स्टाइल के अंदर जितने भी मोटिव होते हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ताजमहल को अगर हम प्योर मुगल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल बोले तो दैट विल नॉट बी ट्रू, क्योंकि इसमें पर्शियन स्टाइल भी इंक्लूडेड है, इसमें इंडियन स्टाइल के भी मोटिव्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर ताजमहल के मटेरियल के बारे में बात करें तो ये वाइट मार्बल से बना हुआ मौजूलम है, और इस पर पेट्रा डूरा कवर का आपको देखने को मिलता है। तो जिस टेक्निक को यूज करके ये इंस्क्रिप्शंस इस पर लिखे गए हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड पेट्रा डूरा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, जिसका नाम है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट आपका लोकेटेड है आगरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट में ये लोकेटेड है। और इसको यूनेस्को का स्टेटस कब मिला? इसको यूनेस्को का स्टेटस मिला 1983 में, और ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आता है। अगर हम रेड फोर्ट की बात करें तो रेड फोर्ट को मिलिट्री के पर्पस के लिए बनाया गया था, और ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसमें हिंदू डिजाइन एलिमेंट्स और इस्लामिक डिजाइन एलिमेंट्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए इंडिया को उसकी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, कि जिस देश में बिल्डिंग्स के अंदर हर स्टाइल के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 पॉइंट्स के बारे में। तो यूनिक डिस्टिंक्शन, तो अगर हम बात करें इसके बारे में जो कि स्टोरी है, ऐसा माना जाता है कि शाहजहां को उनके बेटे के द्वारा इसी फोर्ट के अंदर कैद करवा दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाहजहां वॉज इम्प्रिजन्ड हियर बाय हिज सन औरंगजेब। तो शाहजहां के जो बेटे थे जिनका नाम था औरंगजेब, तो औरंगजेब ने अपनी फादर शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करवा दिया था। और औरंगजेब जो थे उनका ऐसा मानना था कि जो उनके फादर हैं उन्होंने ताजमहल को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया, जो किसी और काम में लगाया जा सकता था, लोगों की मदद की जा सकती थी। और इसको गलत मानते हुए उन्होंने अपने फादर को ही
इस लाल किले के अंदर कैद करवा दिया। और ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन इसी रेड फोर्ट के अंदर गुजारे, ताजमहल को देखते हुए, उसको निहारते हुए। अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो रेड फोर्ट के जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है उस्ताद ईशा खां। उन्होंने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। अब हम बात करें इसको इनिशिएट किसने किया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अकबर ने, लेकिन बाद में उसको रिफाइन करवाया जहांगीर एंड शाहजहां ने। और अगर हम बात करें कि रेड फोर्ट के अंदर सबसे खूबसूरत क्या है, तो दीवाने आम और दीवाने खास दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। सो दिस इज रेड फोर्ट दैट्स लोकेटेड इन आगरा। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसी मीनार की जो दिल्ली में लोकेटेड है और बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि ब्रिक से बनी हुई ये एक मीनार है। और ब्रिक की मीनार का इतना हाइट तक बने होना अपने आप में एक अजूबे वाली बात है। तो चलिए कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में लोकेटेड है इसको समझ लेते हैं। सो सबसे पहली बात कि अगर हम इसके यूनेस्को रिकॉग्निशन की बात करें तो 1993 में इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला और ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आता है। और अगर हम बात करें इसकी यूनिकनेस की, तो ये पूरी दुनिया की ब्रिक से बनी हुई सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंची मीनार है। टॉलेस्ट ब्रिक मिनरेट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट आपको 73 मीटर देखने को मिलता है। तो अगर मैं हाइट की बात करूं कि कुतुब मीनार की जो हाइट है दैट इज 73 मीटर्स, 73 मीटर्स। अब बात करते हैं इसके स्टाइल के बारे में। तो अगर हम इसके स्टाइल के बारे में बात करें तो इसका स्टाइल है इंडो इस्लामिक स्टाइल। अब ये इंडो इस्लामिक क्या है, जिसमें इस्लामिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, इस्लामिक स्टाइल होगा, इस्लामिक मोटिव्स होंगे, उसके साथ में आपको इंडियन मोटिव्स और इंडियन स्टाइल का भी कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। और अगर हम इसके खास फीचर्स के बारे में बात करें तो ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि 5 मंजिल ऊंचा ये बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं 5 डिस्टिंक्ट स्टोरीज इसमें आपको देखने को मिलती हैं। और इसके साथ ही रेड सैंडस्टोन से इसको बनाया गया है, रेड सैंडस्टोन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आर्किटेक्ट के बारे में। तो अगर हम इनके आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो उनका नाम नहीं पता है, नोबडी नोज कि उसके आर्किटेक्ट कौन थे। बट इसको जो इनिशिएट करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको इनिशिएट करवाया था। और कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया और इल्तुतमिश ने उसको कंप्लीट करवाया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। अब यहाँ पर भी आपका वर्ड आ रहा है रेड फोर्ट। तो एक रेड फोर्ट आपका दिल्ली में है और एक रेड फोर्ट आपका आगरा में है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेड फोर्ट 2 है या 1 है या 5 है या 10 है। दिल्ली का रेड फोर्ट है और दूसरा आपका आगरा का रेड फोर्ट है। ये दोनों बहुत ही मेजर और फेमस रेड फोर्ट है और दोनों का डिजाइन बहुत ही अलग है। तो आप इजीली पिक्चर को देखकर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है दिस इज योर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली। तो अगर हम इसके स्टाइल के बारे में बात करें तो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल बेसिकली एक ब्लेंड है, यानी कि इसका स्टाइल में एक कोई प्योर स्टाइल नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टाइल हो। इसके अंदर आपको पर्शियन, तिमुरिद और हिंदू ट्रेडिशंस के मोटिव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली एक मिक्सचर है पर्शियन, तिमुरिद एंड हिंदू स्टाइल्स का। एंड द सेकंड पॉइंट इज नेशनल सिंबल। अगर नेशनल सिंबल की बात करें तो जब भी कभी इंडिपेंडेंस डे आता है तो इंडिपेंडेंस डे के दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जाते हैं और पब्लिक को एड्रेस करते हैं। अब हम बात करें इसकी रिकॉग्निशन की तो यूनेस्को का स्टेटस इसको मिला 2007 में एंड इट इज अ कल्चरल साइट। अगर आर्किटेक्चरल डिटेल्स की बात करें तो इसका लोकेशन दिल्ली शाहजहानाबाद है। स्टाइल की बात करें तो हाई मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल है और इसको बनाने में रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है और जो प्लान है दैट इज ऑक्टागोनल प्लान। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो आर्किटेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी।
उस्ताद अहमद लाहौरी एक चीफ आर्किटेक्ट थे और हमने ताजमहल के केस में भी देखा कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को भी डिजाइन किया था। तो चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो या फिर आगरा का ताजमहल, दोनों को डिजाइन करने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी और वो एक चीफ आर्किटेक्ट थे। हुमायूं टॉम दिल्ली, दिल्ली का एक बहुत ही फेमस टूम है हुमायूं टूम। आपने देखा भी होगा, काफी सारे लोग, लगभग करोड़ों लोग उसको विजिट करने दिल्ली आते हैं एंड इट इज अ वेरी फेमस टूम। अब इसके फेमस होने का रीजन क्या है? तो देखिए, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इट इज फर्स्ट गार्डन टूम ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर बनने वाला ये फर्स्ट गार्डन टूम है। अब इस गार्डन टूम की खास बात क्या है कि इसमें चार बाग गार्डन के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। अब चार बाग का कॉन्सेप्ट क्या है? अब चार बाग का कॉन्सेप्ट है कि इस मौजिलम के सामने जो बड़ा गार्डन एक बनाया जाएगा उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इस एरिया में गार्डन बनाना है, तो अगर मुझे यहाँ पर 4 गार्डन यानी कि 4 बाग आप बोल सकते हो या 4 गार्डन आप बोल सकते हो, अगर मुझे 4 बाग गार्डन लेआउट को फॉलो करना है, तो 4 बाग गार्डन क्या है? 4 मतलब 4, तो मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अब डिवाइड कैसे करेंगे? तो मैं बेसिकली इसको 4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करूंगा। बीच में हम कुछ भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो जब आप एक बड़े गार्डन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो हम उसको 4 बाग लेआउट कहते हैं। तो दिल्ली के हुमायूं टॉम में इस 4 बाग गार्डन लेआउट को फॉलो किया गया। अब हम हुमायूं टॉम के आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो एक पर्सियन आर्किटेक्ट थे और उनका नाम था मिराक मिर्जा गियास। तो मिराक मिर्जा गियास ने दिल्ली के हुमायूं टॉम को डिजाइन किया था। सो मिराक मिर्जा गियास वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम। अगर हम इसके यूनिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर लगभग 150 से भी ज्यादा मुगल फैमिली के मेंबर्स की कवर आपको देखने को मिल जाती है। इवन जो एम्परर हुमायूं थे उनकी भी कवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम अब इसके कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो इसका कंजर्वेशन कर रहा है आगा खान ट्रस्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Now let's talk about Sun Temple कोणार्क। अब सन टेम्पल कोणार्क आपने नाम ऑलरेडी सुना होगा, बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो सन टेम्पल कोणार्क का पिक्चर आपको अच्छे से स्केच करना है और उसको याद कर लेना है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आपको इमेज दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस टेम्पल को आइडेंटिफाई कीजिए, इसका नाम बताइए। दिस इज सन टेम्पल कोणार्क। अब ये टेम्पल मैंने खुद विजिट किया हुआ है। मैं उड़ीसा गया था आज से लगभग 2-3 साल पहले एंड उड़ीसा का बहुत ही सुंदर टेम्पल है सन टेम्पल कोणार्क। तो अगर आप मॉर्निंग के टाइम में जाते हो तो आप देखोगे कि ये जो सन टेम्पल है, तो जैसे ही सुबह सूरज उगता है तो उसकी पहली किरण इस टेम्पल के अंदर एंटर करती है, जो एक बहुत ही यूनिक फीचर है इस टेम्पल का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनेस्को रिकग्निशन की। तो 1984 में इसको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, उसकी लिस्ट में इसको शामिल किया गया एंड इट इज अ कल्चरल हेरिटेज साइट। सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें कि किस स्टाइल में बना है, तो ये आपका कलिंगा स्टाइल में बना हुआ है और ये ओडिशन टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए अब हम इसके कुछ आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो 13वीं सेंचुरी में बनाए गए इस मास्टरपीस को डेडिकेट किया गया है सन गॉड को, यानी कि भगवान सूर्य को इसको डेडिकेट किया गया है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को, इस टेम्पल को देखने के लिए जाते हो तो इस पर आपको काफी सारे कार्विंग्स देखने को मिलते हैं और इसके जो कार्विंग्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंट्रिकेट हैं, बहुत ही ज्यादा बारीक हैं, बहुत ही फाइन वर्क इस पे किया गया है और इस पर आपको डेली लाइफ से रिलेटेड स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही हिंदू माइथोलॉजी के भी स्कल्पचर्स आपको इस टेम्पल पर देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है।
सन टेम्पल कोणार्क का जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। यूनिक क्यों है? क्योंकि इस का डिजाइन एक रथ के जैसा लगता है, यानी स्टोन का एक चैरियट। तो अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो एक पत्थर का रथ है, यानी कि स्टोन चैरियट है, और उसमें व्हील्स भी बने होते हैं। और इस रथ में जो व्हील्स हैं उनकी संख्या है 24। तो 24 व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें कि इस सन टेम्पल कोणार्क को किसने बनाया, तो बाई किंग नरसिम्हादेव द फर्स्ट। नरसिम्हादेव द फर्स्ट ने इसको बनवाया था। अगर हम इसके आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो बीसू महाराणा इसके आर्किटेक्ट थे। अगर हम इसके बारे में करंट अपडेट की बात करें तो अभी इसके फाउंडेशन में कुछ इश्यूज आ गए हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको करेक्ट किया जा रहा है और उसको प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब मध्य प्रदेश का, एमपी का एक ऐसा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो पूरी दुनिया में फेमस है, दैट इज खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और आज के टाइम पे हम बात करें तो इसमें केवल 25 टेम्पल्स बचे हुए हैं। स्टार्टिंग में इसमें 85 टेम्पल्स थे, बट आज के टाइम में केवल 25 टेम्पल्स ही रह गए हैं। अब मैं बात करूंगा इस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के एक बहुत ही खास फीचर के बारे में। भारत अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, गंगा, यमुना सब एक साथ रहते हैं। अब ये मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि ये हमने देखा है अपने बिल्डिंग्स में। जैसा हमने ताजमहल में देखा कि इसमें पर्शियन स्टाइल, हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल, इंडियन स्टाइल और इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और एक ब्लेंड देखने को मिलता है। इसी तरीके से ये जो टेम्पल है, दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ये भी आपका एक ब्लेंड है और यहाँ पर हमें एक रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इसको डिटेल में समझें तो इस टेम्पल के अंदर आपको जैन आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर दोनों के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इन टेम्पल्स में काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो जैन टेम्पल से लिए गए हैं, जैन आर्किटेक्चर से लिए गए हैं। सो इट शोज इंडियाज डाइवर्सिटी। अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो ये नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक नगाड़ा स्टाइल होता है जो नॉर्थ इंडिया में, एक द्रविड़ स्टाइल होता है जो कि साउथ इंडिया में है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल। अगर हम बात करें कि इसको किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, सो इट वाज बिल्ड बाय चंदेला डायनेस्टी। तो चंदेला डायनेस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगर हम बात करें कि इस टेम्पल पर आपको कैसे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, तो आपको इस पर हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू गॉड्स और डेली लाइफ से रिलेटेड स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Now let's talk about Ajanta caves. Ajanta caves are located in Maharashtra. And so if we talk about its UNESCO recognition, so recognition was given in 1983. Ajanta caves were registered in the list of UNESCO in 1983. अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर के बारे में तो ये एक बुद्धिस्ट रॉक कट मास्टरपीस है। रॉक कट का मतलब क्या है? रॉक कट का मतलब है कि पहले एक बहुत ही बड़ा रॉक था, बहुत ही बड़े पत्थर थे और हमने उनमें कार्व करके इन केव्स को, इन स्ट्रक्चर्स को बनाया है। क्लियर? हमने कोई इसमें ब्रिक्स यूज नहीं किए, हमने इनको कार्व किया है। एक बहुत बड़े लार्ज स्टोन को हमने कट करके इसको बनाया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रॉक कट मास्टरपीस। अब बुद्धिस्ट यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये भगवान बुद्ध को डेडिकेटेड है। यहाँ पर काफी सारे आपको केव्स देखने को मिलते हैं जो भगवान बुद्ध के लिए बनाए गए थे। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये रॉक कट आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। अगर हम बात करें कि अजंता केव्स में क्या है, तो अजंता केव्स की जो वॉल्स है
उन पर जातक टेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो भी स्टोरीज है वो भी यहाँ पर डिपिक्ट की गई है। और अगर हम बात करें कि इसको रीडिस्कवर कब किया गया तो 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर थी जिनका नाम था जॉन स्मिथ। तो वो एक शेर का शिकार कर रहे थे और शेर का शिकार करते टाइम उन्हें ये मिला था। तो जॉन स्मिथ रीडिस्कवर्ड इट इन 1890। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलोरा केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनेस्को रिकॉग्निशन की। तो 1983 में इसको यूनेस्को से स्टेटस मिला एंड इट इज अ कल्चरल हेरिटेज साइट, और ये एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। अब हम इसके एक यूनिक डिस्टिंक्शन की बात करेंगे। तो अगर हम इसके यूनिक डिस्टिंक्शन की बात करें तो इस साइट पर आपको हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन के तीनों ही आपको एक साथ देखने को मिलते हैं। और ये तीनों एक साथ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और कितना रिस्पेक्ट करते हैं। जिस तरह से गंगा यमुना तहजीब यहाँ साथ में चलती है, सारे रिवर्स साथ में बहते हैं, उसी तरीके से यहाँ की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनमें भी ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इसका मतलब क्या है कि इन एलोरा केव्स में आपको हिंदू आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और जैन आर्किटेक्चर आपको तीनों ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें रॉक्स के बारे में तो 34 रॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। अब केव 16 जो कि कैलाश टेम्पल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर कैलाश टेम्पल एंड दिस इज योर कैलाश टेम्पल केव 16। और ये एक सिंगल रॉक से बना हुआ एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। इसको बनाने के लिए कोई भी मटेरियल बाहर से नहीं लाया गया है, केवल रॉक को कट करके इसको बनाया गया, इसलिए हम इसको सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मोनोलिथिक का मतलब जो एक ही मटेरियल से बना हो। दिस इज अ सिंगल मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इसको बनाने में 100+ ईयर्स का टाइम लगा और लगभग 200,000 टन्स ऑफ रॉक को रिमूव किया गया। और अगर हम एलोरा केव्स के बारे में, इसके आर्किटेक्चर के बारे में ध्यान से समझें तो इसको बनाने के लिए टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो किया गया। अब ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है? इसका मतलब है जब इसको कार्व किया जा रहा था तो इसको टॉप से स्टार्ट किया गया एंड देन फिर इसको बॉटम तक लेकर गए। लेकिन ये कितना मुश्किल रहा होगा हम सभी अज्यूम कर सकते हैं, या कैसी उनके पास टेक्निक थी। क्योंकि अगर हम बात करें बॉटम से, अगर मैं किसी चीज को बॉटम से कार्व करने स्टार्ट करूं तो हम अज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्केच कर सकते हैं कि किस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनेगा, राइट? तो वो काफी इजी होता है बॉटम टू टॉप। बट अगर हम इसको उल्टा कर दें कि पहले हम टॉप वाला पार्ट बना रहे हैं एंड देन हम बॉटम में जा रहे हैं, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है। एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में लोकेटेड है। दीज आर योर एलिफेंटा केव। इफ वी टॉक अबाउट इट्स आर्किटेक्चर स्टाइल, तो आर्किटेक्चर स्टाइल इसका रॉक कट है, रॉक को कट करके बनाया गया है। और इसके साथ ही इस स्ट्रक्चर में भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये बुद्धिस्ट और हिंदू आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंसेस को ब्लेंड करके बनाया गया है। और अगर आप एलोरा केव्स देखने जाते हो तो वहां पर आपको हिंदू आर्किटेक्चर मोटिव्स और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के मोटिव्स दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ टू आर्किटेक्चर स्टाइल्स। चलिए बात कर लेते हैं यूनेस्को रिकॉग्निशन की। तो 1987 में इसको दिया गया। इट इज अ कल्चरल हेरिटेज साइट। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रॉक कट हिंदू टेम्पल्स हैं जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और एलिफेंटा केव्स का एक बहुत ही खास फीचर है, दैट इज त्रिमूर्ति। यहाँ पर भगवान शिव की 3 फेस्ड मूर्ति रखी हुई है। दैट्स अ वेरी यूनिक फीचर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, जो कि आपका कर्नाटका में लोकेटेड है।
इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, बट मैं आपको बता दूँ, अगर नहीं आपने सुना है, तो या तो आपने ये चैरियट कभी ना कभी देखा होगा। अगर आपने ये नहीं देखे हैं, तो इस साइड के म्यूज़िकल पिलर्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। इस साइड पर म्यूज़िकल पिलर्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मेलोडिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि उन पिलर्स से ऐसे साउंड आता है जो बहुत ही मेलोडिक होता है, और ये अपने आप में एक यूनिक फीचर है कि उन पिलर्स से किस तरीके से म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो 1986 में इसको यूनेस्को से रिकॉग्निशन मिला, और ये विजय नगाड़ा एम्पायर की कैपिटल रही है। इसके साथ ही 1600 से भी ज़्यादा यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स थे। अभी करंटली कितने सरवाइव कर चुके हैं उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट और अप्रॉक्स 1600 मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर थे। अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो ये इसका स्टाइल है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। जैसे हमने अभी नगाड़ा स्टाइल देखा, वैसे ही ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी आपका एग्जांपल है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल, ये साइड आपका लोकेटेड है कर्नाटका में। अगर हम इसके रिकॉग्निशन की बात करें तो 1987 में इसको रिकॉग्निशन मिला, एंड इट्स अ कल्चरल हेरिटेज साइट। और इसका सबसे खास फीचर है कि यहाँ पर भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दो स्टाइल्स को मिक्स करके इसको बनाया गया है, जिसमें आपका नगाड़ा टेम्पल स्टाइल है एंड द्रविडियन टेम्पल स्टाइल है। क्लियर? तो द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल एंड नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल दोनों को ही ब्लेंड करके इसको बनाया गया है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कर्नाटका में लोकेटेड है, मलप्रभा रिवर के पास। सो दिस इज योर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। अब ये साइड आपका कहाँ लोकेटेड है? ये साइड आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड दीज आर टेम्पल्स लोकेटेड एट महाबलीपुरम। अब देखिए, इसके रिकॉग्निशन की बात करें तो 1984 में इसको रिकॉग्निशन मिला, और ये कल्चरल हेरिटेज साइट है। अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका स्टाइल क्या है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर स्टाइल है। आपको बहुत क्लियरली विजिबल है कि रॉक्स को कट करके इसको बनाया गया है। तो जितने भी ये टेम्पल्स हैं, ये रॉक कट आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाए गए हैं। यानी कि एक कंप्लीट रॉक लिया, फिर उसको कट कर करके इन टेम्पल्स को बनाया गया है। और अगर हम इसके स्टाइल की बात करें तो इसका स्टाइल है द्रविडियन स्टाइल। तो अगर इस साइड पर हम दो ऐसे फेमस टेम्पल्स की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो दोस टेम्पल्स आर पंचरथ एंड सेकंड इज शोर टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स ये बेसिकली एक ग्रुप है, एंड ये आपको तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1987 में इनिशियली पहले एक टेम्पल को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, बट 2004 में एक्सटेंड किया गया और 3 टेम्पल्स को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया, और इसी वजह से ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का इसको नाम दिया गया, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टेम्पल्स इंक्लूड है। अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है दैट इज बृहदेश्वरा टेम्पल। तो ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, दिस इज योर बृहदेश्वरा टेम्पल। अगर हम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स तमिलनाडु के बारे में बात करें तो इनका स्टाइल द्रविडियन स्टाइल है, और द्रविडियन स्टाइल की बात होती है, सबसे यूनिक फीचर होता है उसका विमाना। अब देखिए विमाना क्या है, तो ये जो आपको टावर दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड विमाना। द्रविडियन स्टाइल का सबसे यूनिक फीचर है आपका विमाना। चाहे आप इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी आपको विमाना देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसमें तो द्रविडियन स्टाइल की जब भी आप बात करोगे तो उसमें आपको विमाना देखने को मिलता ही मिलता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अगर आप आगरा गए हो और आपने ताजमहल देखा है, रेड फोर्ट देखा है, तो फिर फतेहपुर सीकरी आपका देखना बनता है।
तो अब हम बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। अब देखिए बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, करोड़ों की तादाद में ताजमहल, रेड फोर्ट और फतेहपुर सीकरी पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है। आपको आगे पता चलेगा जैसे मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके यूनेस्को रिकॉग्निशन की। तो 1986 में इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया एंड इट्स अ कल्चरल हेरिटेज साइट। और लगभग 15 साल तक ये मुगल कैपिटल बनकर रही। अब कैपिटल से हटा क्यों दी गई, इसका रीजन ये था कि जो फतेहपुर सीकरी है वहां पर पानी की बहुत कमी थी, क्योंकि ये एक पहाड़ पर बना हुआ सिटी है, काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और वहां तक पानी को लाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। तो 15 इयर्स के बाद इन कुछ रीजंस की वजह से इसको ट्रांसफर कर दिया गया, इसको कैपिटल के स्टेटस से इसको हटा दिया गया। हम बात करते हैं हम इसके सबसे यूनिक फीचर की। तो आपको फतेहपुर सीकरी के अंदर 3 स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इसको बाहर से देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले हेरिटेज साइट्स में भी बताया, इंडिया में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उन सारे साइट्स पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जिस तरीके से इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और साथ में रहते हैं, इसी तरह से इंडिया के जो हेरिटेज साइट्स हैं वो भी एक नहीं कई सारे स्टाइल्स को मिलाकर बनाए गए हैं और ये डाइवर्सिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल सिंथेसिस का। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि इसमें इस्लामिक एलिमेंट्स यूज किए गए हैं। अगर हम बात करें डोम की तो आपको एक इस्लामिक एलिमेंट दिखता है। अगर हम बात करें इस आर्च की तो ये भी आपका एक इस्लामिक एलिमेंट है। इसके साथ ही आपको अगर आप इस फतेहपुर सीकरी के अंदर जाते हो तो काफी सारे हिंदू एलिमेंट्स भी, हिंदू एलिमेंट्स का मतलब है कि हिंदू आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स, ओके, तो वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर के मोटिव्स, हिंदू आर्किटेक्चर स्टाइल के मोटिव और जैन आर्किटेक्चर स्टाइल के मोटिव्स भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो 3 स्टाइल्स को मिक्स करके ब्लेंड करके फतेहपुर सीकरी को बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी को बनाया किसने, तो फतेहपुर सीकरी को बनवाया था एम्परर अकबर ने। और याद रखेंगे इट इज अ प्लान्ड वॉल सिटी, इट इज अ प्लान्ड वॉल सिटी, मतलब इसको प्लान किया गया, जानबूझकर इसको बनाया गया, पूरा मैप्स रेडी किए गए, फिर इसको बसाया गया। तो रेड सैंडस्टोन में तो आपको दिख रहा है, तो दैट्स इजी कि रेड सैंडस्टोन में बना हुआ है। अब हम बात करें अगर इस फिगर की तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बुलंद दरवाजा। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा दरवाजा है, क्लियर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बुलंद दरवाजा। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 54 मीटर हाइट है इस गेट की। और जैसे ही आप इस गेट से एंटर करते हो तब आपकी एंट्री होती है मस्जिद में, जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं। अब फतेहपुर सीकरी में केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, काफी सारे हैं, जैसे जामा मस्जिद है, पंचमहल है आपका, दीवाने खास है आपका, दीवाने आम है और भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब वो बात सेम रिपीट हो रही है कि वाटर स्कैसिटी की वजह से इसको अबेंडन कर दिया गया, कि पानी की कमी हो गई, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल से। अगर लोकेशन की बात करें तो आगरा में लोकेटेड है, स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर हम आर्किटेक्चर स्टाइल की बात करें तो मुगल स्टाइल में ये बना हुआ है, बट काफी सारे स्टाइल्स को ब्लेंड करके बनाया गया है। और अगर हम बुलंद दरवाजा के स्टेप्स की बात करें तो लगभग 52 सीढ़ी इस पर बनी हुई हैं, 52 स्टेप्स बने हुए हैं। एंड आई थिंक मैं अपने कोसी भी फेस्टिवल पर, ऐसा नहीं होता कि कहीं और जाऊं, मैं अपने हर फेस्टिवल पर फतेहपुर सीकरी जाता हूं। एंड क्योंकि मैं आगरा से हूं तो सबसे खूबसूरत जगह, हम आगरा की बात करें ताजमहल, रेड फोर्ट को छोड़कर, तो फतेहपुर सीकरी है। बहुत ही शांत आपको सिटी मिलता है और जो पहाड़ों पर है, तो इट्स वेरी यूनिक। हर फेस्टिवल पर ऑलमोस्ट मैं जाता ही जाता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग भी, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी एक बार जाएं और देखें।
Now let's move to the next World Heritage Site. Now let's talk about one of the most interesting, that is रानी की वाव. अब रानी की वाव क्या है? रानी की वाव हम बोलते हैं क्वींस स्टेप वेल को. अब ये है क्या? तो देखिए, रानी की वाव एक वेल है, यानी कि ये एक कुआं है, एक वेल है जिसको पानी के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था. अब ये जो स्टेप वेल है ये आपका गुजरात में लोकेटेड है. तो अगर आप कभी गुजरात जाते हो तो आपको वहां पर रानी की वाव जरूर देखना है. बट ये रानी की वाव गुजरात में कहाँ पर है? तो पाटन करके एक जगह है. तो गुजरात के पाटन में ये लोकेटेड है. इसको कमीशन किया था क्वीन उदयमती ने. तो क्वीन उदयमती ने किंग भीमा द फर्स्ट की याद में इसको बनवाया था. तो काफी सेंचुरीज तक ये दबा रहा सिल्ट के अंदर. बट फाइनली 1980 में एएसआई ने इसको एक्सकेवेट किया और इसको फाइंड आउट किया. अगर इसके यूनेस्को स्टेटस की बात करें 2014 में इसको मिला. इट्स अ कल्चरल हेरिटेज साइट एंड इट इज अ इन्वर्टेड टेम्पल. इन्वर्टेड का मतलब है जो उल्टा है. अगर मैं किसी टेम्पल को सीधा बनाऊं एंड देन हम उसको इन्वर्ट करते हैं. एंड इट इज अ 7 स्टोरी स्टेप है. क्लियर? और ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है. सो दिस इज रानी की वाव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट. जब भी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को जनरली ऐसा लगता है कि ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, रानी की वाव, इस तरह के साइट्स ही केवल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं. क्योंकि यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में वाइल्ड लाइफ को भी इंक्लूड करता है. जो सेंचुरीज होते हैं जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे पार्क्स को भी, ऐसे फॉरेस्ट को भी उस लिस्ट में इंक्लूड करता है. तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पार्क के बारे में जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क. काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आसाम में लोकेटेड है और आसाम का एक ऐसा पार्क जिसने वाइल्ड लाइफ को तो बचाया ही, लेकिन ऐसी स्पीसीज को बचाया जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी. तो काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को का लिस्ट में शामिल किया गया था 1985 में. अब अगर हम इसकी कैटेगरी को देखें तो इट इज अंडर द नेचुरल हेरिटेज साइट. जब हमने ताजमहल की बात करी थी तो इट वाज अ कल्चरल साइट. बट अब हम बात करें पार्क की तो इट इज अ नेचुरल हेरिटेज साइट. जब हमने ताजमहल, रेड फोर्ट की बात की थी तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा होगा कि सिर्फ इसी तरह के साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है. लेकिन जब हमने आपको काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बताया तो आपको समझ में आया होगा कि नहीं, जो नेचुरल साइट्स होते हैं वो भी इस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं. क्योंकि ये कैटेगरीज बहुत सारी होती हैं और जितने भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो 44 है. लेकिन इस वीडियो में उन सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि काफी सारे आपके नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, काफी आपके कल्चरल हेरिटेज साइट है. अब एक ही वीडियो में उन सबको कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो अगर आप इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हम इसको अपने क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं. तो उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. स्क्रीन पर नीचे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो. तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं. अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है. अब इस पार्क की अगर हम एक खास बात देखें तो इसमें वन हॉर्न्ड राइनो है, यानी कि एक सींग वाला राइनो आपको देखने को मिलता है. तो बहुत सारे राइनो को यहाँ पर रखा गया है और उनको प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है ताकि ये स्पेसीज खत्म ना हो जाए. तो अपने वन हॉर्न्ड राइनो के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है. अगर हम बात करें तो 2400 से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है यहाँ पर राइनो की. लगभग 2400 से ज्यादा राइनो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी राइनो हैं उनका 2/3 है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज हो गया. काजीरंगा. अब काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर हेवन के नाम से भी जाना जाता है. क्यों?
टाइगर हाईवे हम क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स को भी प्रिजर्व किया जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की पूरी दुनिया से। और इसके साथ ही यहाँ पर डाइवर्स इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है, वेटलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलता है और फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड है। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो 500 से भी ज्यादा स्पेसीज यानी कि 500 से भी ज्यादा प्रजातियों के बर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही एलिफेंट्स, वाटर बफेलो और स्वाम्प डियर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। मानस नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये आसाम में लोकेटेड है। अगर हम इसके यूनेस्को रिकॉग्निशन की बात करें तो इसको स्टेटस मिला है 1985 में एंड इट इज अ नेचुरल हेरिटेज साइट। इसके साथ ही अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें कि कितने बड़े एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है, तो 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये प्रोटेक्ट करता है। अगर हम स्पेसीज की बात करें तो यहाँ पर आपको 55 से भी ज्यादा मैमल स्पेसीज देखने को मिल जाते हैं। अब इन स्पेसीज में ऐसे भी स्पेसीज हैं जो एंडेंजर्ड थे, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट वो खत्म होने की कगार पर थे, बट उनको प्रोटेक्ट किया गया, उनको प्रिजर्व किया गया। अगर हम मानस नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका आसाम में लोकेटेड है। आसाम के हिमालयन फुटहिल्स के पास ये लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क 3 कैटेगरी को रिजर्व करता है, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। अब केवल यही नहीं बल्कि इसके साथ ही काफी सारी ऐसी स्पेसीज जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी बट उनको प्रिजर्व किया गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया, जैसे कि आपका पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग एक ऐसा पिग होता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है, लेस देन 10 इंचेस, और उनको बचाया गया। इसके साथ ही गोल्डन लंगूर जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं, और रूफ टट जो कि बहुत खास किस्म के टर्टल होते हैं। मानस नेशनल पार्क 2011 से पहले यूनेस्को की डेंजर लिस्ट में शामिल हो गया था। अब यूनेस्को की डेंजर लिस्ट क्या है, तो यूनेस्को की डेंजर लिस्ट ऐसे हेरिटेज साइट्स को इंक्लूड करती है जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। तो 2011 से पहले मानस नेशनल पार्क एक डेंजर लिस्ट में इंक्लूडेड साइट थी, बट बहुत रिकवरी करने के बाद इसको कंजर्व किया गया, इसको प्रिजर्व किया गया और अब इसको इस डेंजर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। So this is Manas National Park and it is a World Heritage Site. So that's it for today's episode. I hope कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया के बारे में बहुत कुछ सीखा और हमने काफ़ी सारे ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में सीखा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिनका एग्ज़ाम में आने के काफ़ी सारे चांसेस भी हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इस एक ही एपिसोड में उन सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कंप्लीट कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बता सके और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को कवर कर सके, लेकिन यूट्यूब पर कवर कर पाना इम्पॉसिबल है। इन सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हम अपनी क्लासेस में बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करते हैं। तो अगर आप NID, NIFT और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो फिर आपको इन सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप SSSC ज्वाइन कर सकते हो। SSSC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में बैठे हुए NID, NIFT और यूसीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM to 10 PM है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप बिना अपने एकेडमिक्स को डिस्टर्ब किए हुए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप फ्री डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि डेमो क्लास कैसे बुक करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा और इस नंबर पर आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और कॉल करके आप सीधे हमसे बात कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। अब इसके साथ ही एक और तरीका है जिससे आप अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा और हमारी वेबसाइट है
ssaceinstitute.in। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर आते हो, आपको राइट साइड पर एक डेमो क्लास का टैब देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको उस डेमो क्लास के टैब पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। आपको इस फॉर्म के अंदर पूछे गए सारे डिटेल्स को फिल करना होता है, और जब आप इन डिटेल्स को फिल कर देते हो, तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए डेमो क्लास। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।